तो चलिए दोस्तों आज के इस लाइव क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि आपका जो आखिरी लाइव क्लास है, इसके बाद शायद आपका लाइव क्लास नहीं ही रहेगा। तो आज के इस लाइव क्लास में जुड़ करके इस लाइव क्लास का आनंद लीजिए और इस लाइव क्लास से आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को क्लियर कीजिए। दोस्तों इस लाइव क्लास से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर वाइज ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आज के एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन से प्रश्न है। तो जस्ट सेकंड वेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस लाइव क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आज के इस लाइव क्लास में क्लियर करते हैं। लाइव क्लास आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया दोस्तों। इसका रीज़न ये है कि आज से 3-4 दिनों से सोए नहीं थे, और आज जो है ना थोड़ा सा 4 बजे में उठने के बाद सोचे कि कुछ देर और आराम करते हैं, और जिसके चक्कर में क्या हुआ कि सो ही गए। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर ए कविता। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा उद्देश्य प्रस्तुत किया गया है। गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है 3 नंबर, वो कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी और साम्यवादी। तो दोस्तों इसमें आशावादी की जो है चर्चा की गई है, आशावादी का, है ना। तो दोस्तों आप लोग को जितने भी क्वेश्चन्स हैं, मतलब नॉन हिंदी का या मैथिली का, उन सभी का अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप जिस फर्स्ट सीटिंग वाले हैं तो प्लीज़ हमें भेज दीजिएगा, तभी बता पाएंगे। और सेकंड सीटिंग वाले तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम जो है बता देंगे। अगला जो है कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता कौन सी है। ये 2018 में पूछे गए प्रश्न है कि मतलब किन की है। तो ये जो है शंकर लैंड की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सुबह और शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। तो दोस्तों सुबह शाम आकाश का रंग जो है वह लाल रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है कि स्वराज का अर्थ है राज्य, आज़ादी, परतंत्र और अपना राज्य। तो दोस्तों अपना राज्य, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर की कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो। तो सर क्या ला सकते हैं, स्वर्ग ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर
कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देख करके पृथ्वी हो जाती है, तो आनंदित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी वाले प्रश्नों को समाप्त करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए भी सवेरे-सवेरे आपको निकलना पड़ता है। अगला है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं वह जिंदा माना जाता है। और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? तो आज़ादी प्राप्ति के लिए संगठित करने की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर जो अगले चैप्टर से बनता है ईदगाह से। पहला है कि खंजरी किसने ली थी? तो सम्मी ने ली थी। और नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रहे इन सभी प्रश्नों को जो आप एक बार सिर्फ समझिए ना कि रिवाइज कर रहे हैं। जब इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में जो है ना पूरे के पूरे प्रश्न बन जाएंगे। अगला है प्रेमचंद रचित पाठ कौन सी है? तो ईदगाह है। और दूसरा है कि हामिद ने कितने पैसे का खिलौना लिया था? तो 3 पैसे का। देखिए रात वाले जो हम आपको जो 300 प्रश्नों का सीरीज बताए थे उससे रिलेटिव प्रश्न ये भी है। अगला है खिलौने किस चीज के बने थे? तो मिट्टी के बने हुए थे। जो खिलौने की बात हो रही है मिट्टी के थे। और ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 जो हमारा है कहता है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो महमूद ने सिपाही खरीदी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? तो वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है, वयस्क की तरह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो अगला जो 10 नंबर प्रश्न है कि मोहिनी के पास कितने पैसे थे? तो मोहिनी के पास 15 पैसे थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है 11 नंबर कि कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो अभावग्रस्त जो होते हैं बच्चे जो जीवन होते हैं वही जो बाल मन को जो वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। अगला प्रश्न आपका है कह रहा है कि हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना है। और चुनौती बच्चे को क्या बना देती है? तो परिपक्व बना देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है और 14 नंबर की मुहर्रम जो है वो किस तरह का त्योहार है? तो पता है मुहर्रम जो है गम का त्योहार है, शोक का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह कहानी आधारित है, किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 वह कह रहा है कि रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? तो दोस्तों 30 दिन के बाद ईद का त्योहार आता है। ये रात वाले वीडियोस में हमने देखा था। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए खरीद करके लाता है। क्या खरीद करके लाता है? तो दोस्तों उसके लिए चिमटा खरीद करके लाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? तो रो रही थी जब वह ईदगाह के लिए जा रहे थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 वह कह रहा है कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा? मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है 20 नंबर की ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों ईदगाह कहानी की जो मुख्य विशेषता है वह अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, यही इसकी विशेषता है। तो दोस्तों आप लोग जो है आज एग्जाम देने के लिए जाओगे तो इससे पहले एक सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियोज अपलोड होगा, उसे देख लीजिएगा जिससे कि सब्जेक्टिव प्रश्न का चक्कर खत्म हो जाए। तो निबंध का भी कोशिश करेंगे। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे थे महमूद के पास। अगला है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदी? तो खंजरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने हमारे प्यारे साथियों को जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे हैं, क्योंकि आज ही बार तो आपका लाइव क्लास चला है इस तरह से।
क्रमवीर पाठ के लिए क्रमवीर पाठ से प्रश्न जो बनते हैं कि स्वयं को क्रमवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा, तो कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक एवं निर्माणकर्ता कौन होते हैं, तो कर्मवीर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर की कर्मवीर पाठ की विद्या है, कर्मवीर क्या है पाठ की, तो यह एक कविता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता कौन सी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता जो है वह कर्मवीर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कर्मवीर की क्या पहचान है, तो दोस्तों जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं वही कर्मवीर की पहचान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि डॉट डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, तो दोस्तों परिश्रम के द्वारा जो मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि क्रमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्तों क्रमवीर जो है वह खड़ी हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। तो सभी हमारे प्यारे मित्रों को गुड मॉर्निंग, और आप लोग की मंगल कामनाएं के साथ आज का एग्जाम जाए, यह हम ईश्वर से कामना करते हैं। और बाकी अगर आप लोग को जो है फिर से कहते हैं कि अगर आंसर की चाहिए फर्स्ट सीटिंग वाले, तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस का जो है पिक अच्छी तरह से थोड़ा भेज दीजिएगा फ्रेश से, जिससे कि हम उसके माध्यम से बना सकें, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं सभी सेकेंड सीटिंग वाले हैं। तो सेकेंड सीटिंग वाले के लिए तो हम जो टेंशन नहीं, वो तो हम आपको जो है आज से जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा आपको आंसर की मिलना। तो अगला है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या निर्धारण करती है, तो सफलता को निर्धारण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि 4 नंबर चैप्टर से बनता है बाल गंगाधर भगत से, कि बाल गंगाधर भगत की उम्र कितनी थी, तो लगभग 60 वर्ष थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला है बाल गंगाधर भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी, तो उसके पुतहू ने दी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 3 पर कि बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खंजरी बजाते बजाते डॉट थे, नाच उठते थे, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। अगला है बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल करके कहाँ जाते थे, तो गंगा स्नान को जाते थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे, तो गृहस्थ थे, है ना, गृहस्थ थे। देखिए आंसर की फर्स्ट सीटिंग वाले चाहिए अगर आपको, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस का जो है फोटो खींच करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, D4 स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, या फिर अगर हमारा नंबर है तो उस पर भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सीटिंग के एक भी स्टूडेंट नहीं, सभी सेकेंड सीटिंग के स्टूडेंट हैं। अगला है कि बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जा करके क्या कहते हैं, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कलम का जादूगर किनका उपनाम है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है ना। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल है ना D4U स्टडी, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा D4U स्टडी। अगला 8 नंबर की बाल गंगाधर भगत किस विद्या की रचना है, तो रेखा चित्र है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं। अगला है बाल गंगाधर भगत के रचनाकार कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और अगला है बाल गंगाधर भगत कबीर को क्या मानते थे, 18 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, तो साहब मानते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो लाइव क्लास समाप्त होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यही PDF आपको मिलेगा, है ना। और बाकी तो PDF ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड हैं। बाल गंगाधर भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गंगाधर भगत के मात्र एक बेटे थे। और बाल गंगाधर भगत के बेटा कैसा था, तो सुस्त था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सीटिंग वाला जो है उसका जो आंसर की आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास हैं, हमारे स्टूडेंट सभी सेकेंड सीटिंग में एग्जाम दिए हैं जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं। अगला है बेटे के मरने पर बाल गंगाधर भगत गाने लगे, क्या करने लगे, गाने लगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MD अरशद जी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जितने हमारे प्यारे मित्र हैं सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर के बाल गंगाधर भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे, क्योंकि कबीर के आदर्शों पर चलते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो कि प्रश्न नंबर 15 है,
प्रश्न नंबर 15 जो कि 18 में पूछे गए प्रश्न भी है कि बाल गंगा भगत किसे अपना आदर्श मानते थे। देख सकते हैं 18 में पूछे गए प्रश्न है, तो वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे। और 19 में पूछे गए प्रश्न अगला है कि बाल गंगा भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया। तो दोस्तों इसका उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब इसका बेटा मरा था, है ना, बेटे की मृत्यु के दिन इसका उत्कर्ष देखा गया था। दोस्तों इसमें से जो ना जितने भी बुक के प्रश्न होंगे सारे के सारे इसी में से आएंगे। और बाकी जो रात में लाइव क्लास चला था उसमें से मिला करके सारे के सारे एक एक करके 100 के 100 प्रश्न आपके एग्जाम्स में मिल जाएंगे नॉन हिंदी का। और जो वीडियोस अपलोड होने वाला है उसमें अगर उस वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दीक्षा यादव जी कह रहे हैं कि किसी के पास फर्स्ट सिटिंग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की है। देखिए हम बता दिए आपको साफ तौर पर कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं ना उन सभी के पास जो है जो एग्ज़ाम उनका है कि वो सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट सिटिंग वाले हमारे पास हमारे आसपास में ही नहीं, किसी भी टीचर्स के पास जो स्टूडेंट्स हैं सब एक ही स्कूल के टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं, और उसका जो है डायरेक्ट जो है सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम हो गया, तो फिर तो संभव है नहीं। अगला बालगुन भगत की पतोहू कैसी थी, तो सुशील थी। सुशील कैसी थी, सुशील। सिर्फ आप जो है ना उसका फोटो खींच के भेज दीजिए, हम आपके आंसर को नहीं दिखाएंगे आपने कितने गलत किए कितने सही किए हैं, हम उसे टाइप कर लेंगे। ठीक है, हम उसे टाइप कर लेंगे सारे प्रश्नों को और उसके बाद हम उसका आंसर की बताएंगे। टाइप कर लेंगे सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना सारे को हम टाइपिंग कर लेंगे और सबको जो है हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये टेक्स्ट में है ना महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए, कैसा, तो महान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। जैसे ये टेक्स्ट में है ना वैसे टेक्स्ट में हम कर लेंगे सारे को, तो आपका जो आंसर है वो किसी को नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं देख पाएगा कि आपने किस में टिक लगाया है। इसी बात का डर आपको लग रहा होगा कि सर दिखा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम नहीं दिखाएंगे। और सेकंड सिटिंग वाले तो आपको दे ही रहे हैं, आज मिल जाएगा सबका। अब अगला प्रश्न आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो दोस्तों यह झारखंड में है। आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर दीजिएगा, वहीं पे आप जो है क्वेश्चंस का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ भी अपलोड होगा। हुंड्रू का जलप्रपात झरना झारखंड के किस जिले में है, तो छोटा नागपुर में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर की हुंड्रू का जलप्रपात है कहाँ, किसका, तो सबका है दोस्तों, किसका है, सबका है। तो अगला प्रश्न आपका कि हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ पानी डॉट डॉट की दृष्टि से करता है, तो आग की दृष्टि से करता है, किस तरह से, आग की दृष्टि से। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 6 नंबर की छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि से क्या है, तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका कि हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विद्या है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आलोक जी अभी जो है आप पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से, बिल्कुल हम दरभंगा से हैं। देखिए ये सब बातें हम करेंगे हम लोग, और जब आपका रिजल्ट आएगा ना उस समय हम लोग बात कर लेंगे सभी लोग मिल करके। आगे कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक हैं, तो हुंड्रू का एक कामता प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया पाठ है। और अगला प्रश्न है कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ किसने उसके पास किसने बंगला बनवाया, तो जिला बोर्ड ने वहाँ पे बंगला बनवा दिया जिससे कि लोग यात्रियों को रहने का है ना सुविधा हो सके। तो अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर की रांची से डॉट डॉट की मूल मील पर जो हुंड्रू स्थित है, तो कितने मील पर, 27 मील पर स्थित है। और अगला प्रश्न आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है, तो आदिवासी की संस्कृति का वर्णन है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है, तो 13 मील है, कितने मील है, 13 मील। और हुंड्रू का जलप्रपात जो है वह कितना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 243 फीट है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला जो हमारा है वो 6 नंबर चैप्टर बिहारी के 2 चैप्टर से है। इसमें पहला प्रश्न है कि बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है, तो दोस्तों श्री कृष्ण को राधा नागरी कहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है आपका कि बिहारी किस काल के कवि है, तो रीति काल के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न का जो वीडियोस ऑलरेडी आपको जो है समझिए मिल चुका है, वो पब्लिश जो शेड्यूल में है आपको पब्लिश हो जाएगा, समय रहते हुए पब्लिश हो जाएगा। कहते हैं किसके दोहे गागर में सागर के समान है, तो
तो बिहारी के दोहे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाम से बड़ा क्या होता है? तो दोस्तों नाम से बड़ा गुण होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जो भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ने में विलंब कर दिए, तो बहुत सारे प्रश्न तो हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आप लोग इन वीडियोस को कर लीजिए। उसके बाद जो है ना, आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी फर्स्टिंग वाले हैं जिनको अगर की चाहिए, तो एक आदमी को जो है आप जो है अपने क्वेश्चंस का फोटो खींच करके हमें सेंड कर दीजिएगा। आपके जो है टिक लगा हुआ है उसको नहीं दिखाया जाएगा, है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई प्रस्तुत पंक्ति है, उन्हीं से पूछेगा प्रश्न दोस्तों। तो यह क्या है? बिहारी के दोहे की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। इसलिए अगला प्रश्न आपका जो है, नर की और नील की गति एक जैसी क्यों होती है? तो दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, दोनों क्या होते हैं? नीचे से ऊपर उठते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि वाडंबर है तो व्यर्थ है, वाडंबर क्या है? व्यर्थ है। और अगला है, सच्चा व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों जिसका हृदय पवित्र होता है वही सच्चा व्यक्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि मनुष्य डॉट डॉट के पालन से श्रेष्ठ बनता है, तो नर्मता के पालन से श्रेष्ठ बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति है। तो दोस्तों यह बिहारी के दोहे की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका, जो ठेस कहानी से बनते हैं कि ठेस कहानी का पात्र है। तो दोस्तों ठेस कहानी का पात्र इसमें सिरचन है, क्योंकि हामिद और बाल गोविंद और कसारा तो हो नहीं सकता, तो इसमें सिरचन है। और अगला जो हमारा है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो देखिए इसे जो है कामचोर, बेकार की आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, और डायरी। डायरी का यहाँ पर अर्थ हो रहा है दोस्तों कि इनमें से सभी, यहाँ पे मिसमैच है। तो ये सभी समझते थे इन्हें लोग, बेकार के आदमी भी समझते थे, कामचोर भी समझते थे, और मुफ्त में मजदूरी पाने वाला भी समझते थे। तो इसमें ऑलरेडी जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पे डायरी नहीं, इनमें से सभी है, मिसमैच हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि ठेस पाठ की विद्या है। तो ठेस पाठ क्या है? एक कहानी है। ठेस पाठ क्या है? एक कहानी है। और सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानो दीदी ने दिया था। किसने? मानो दीदी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जो है 5 नंबर प्रश्न है कि सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा? तो गमकौआ जर्दा देने को कहा था, गमकौआ जर्दा। अगला प्रश्न है कि ठेस कैसी कहानी है? तो दोस्तों यह आंचलिक कहानी है। और कहाँ की आंचलिक कहानी है? तो ये हमारे मिथिलांचल की आंचलिक कहानी है, मिथिलांचल की, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ठेस कहानी में डॉट डॉट किस लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो दोस्तों देखिए ठेस कहानी का मुख्य पात्र जो है, मेन पात्र जो वो क्या सिरचन है, बाकी तो सभी है लेकिन मेन रूप से सिरचन है। ठीक है। देखिए आप लोग को बता दें कि आप लोग को जो है ना मैथ से लेकर के और जो है नन हिंदी लास्ट है ना, नन हिंदी तक के सारे प्रश्नों का जो है क्वेश्चंस का जो है आंसर की आपको करा दिया जाएगा। अब आपको जो है उसी पर आधारित रहना है। तो आपको जो है ना जैसे आपका एग्जाम समाप्त होता है, सारे के सारे आंसर की कंटिन्यू आपको मिलने लगेगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सारे के सारे आंसर की देंगे, मैथ के भी देंगे। ठीक है। अगला है, सिरचन को लोग डॉटर समझते थे, तो चटोर समझते थे। क्या समझते थे? चटोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका कि लोग उसको बेकार ही नहीं बल्कि बेगार भी समझते थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर कि मानो कौन थी? तो कहानी की नायिका थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता था? तो दोस्तों चीक बनाने के लिए बुलाया जाता था, चीक सेटल पॉटी जो होते हैं उसे बनाने के लिए बुलाया जाता था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? तो ठेस कहानी में दोस्तों 5 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। जैसा कि आपको पता होगा कौन कौन पात्र हैं। सिरचन तो है ही, मंजली भाभी है ही,
काकी है ही, तो कितने हुए? 3 हुए। मानू दीदी 4 हुए, और एक कौन है? लेखक स्वयं, तो 5 हो गए। अगला है आपका 15 नंबर कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। तो सिरचन ने दोस्तों पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया था। ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शंस को अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है आंसर पता भी होगा और आप नहीं दे पाएंगे, है ना। तो अगला है आपका कि सिरचन को घी की दाढ़ी के खकोरन के साथ क्या पसंद था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पहले पढ़ देते हैं इस बार। चूड़ा, चीनी, चना और नमक। तो दोस्तों उसे चूड़ा पसंद था। क्या था? चूड़ा। आलोक जी आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। आपको एसएसटी जो सेकंड सीटिंग का है ना, बिल्कुल वही बताएंगे, टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। देखिए इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सेट अगर हम ए बताते हैं ना, तो उसमें ए जो होता है तो बी भी वही होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, सवाल जो हेरा फेरी होता है ना, जिसके कारण लोग कहते हैं ए बताइए बी बताइए, तो थोड़ा खोजना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो है पहला प्रश्न की बच्चे की दुआ विद्या की रचना है। तो क्या है? यह कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है। तो दोस्तों बच्चे की दुआ कविता में है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और जैसे लाइव क्लास समाप्त हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है D4U स्टडी, और वहां जुड़ करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को पढ़ करके जाइएगा तो आपका पूरे बेड़े पार हो जाएंगे। ऐसे वीडियोस देख ही लीजिए, क्योंकि वीडियोस के बाद ही ये पीडीएफ अपलोड होंगे। तो वीडियोस में समझ जाइए, क्योंकि इसमें आंसर्स कुछ कुछ है जो ब्लर कर दिए हुए हैं। तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। तो दोस्तों इसमें जो है अ, संसार को जो है ना सुंदर बनाने की कामना की गई है, बेहतर बनाने की कामना की गई है। अगला है बच्चे की दुआ कवि है। इनके कवि कौन है? तो मोहम्मद इकबाल जी इनके कवि हैं, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि इकबाल की कविता है। तो बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल की कविता कौन सी है? बच्चे की दुआ। और अगला है कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नब्ज कहते हैं। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नब्ज कहते हैं। हमसे बेहतरीन जो है हमारे कुछ भाई जान इसमें हैं जिन्हें पता होगा, जैसे कि अमरी अरसाद जी हैं, उन्हें पता होगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोग की भाषा है, हम लोग की भाषा तो यह नहीं लेकिन पता है। अगले प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। और किसकी पंक्ति है? तो मोहम्मद इकबाल जी की पंक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, कह रहा है अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नहीं है, यही नहीं लगाना था, है ना। तो अगला प्रश्न आपका कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है। तो दोस्तों दुआ जो कर रहे हैं वह बच्चे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं। तो उनसे उनके वतन की शान बढ़े, यही ईश्वर से मांग रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखा जाए तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका है जो कि अशोक के शास्त्र चैप्टर से बनते हैं। अशोक के शास्त्र चैप्टर के पहला प्रश्न की पद्मा कौन थी। तो पद्मा कलिंग राज की राजकुमारी थी, यानी कि कलिंग जो है उनकी पुत्री थी। अगला प्रश्न कि अशोक डोडर्स का सम्राट था। तो अशोक मगध का सम्राट था, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर की कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो 4 वर्षों तक कलिंग का युद्ध चला था, जैसा कि रात वाले वीडियोस में भी हम लोग लाइव में देखे थे। अगला कि अशोक का सत्याग्रह शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य अहिंसा परम धर्म हो और शांति का पक्षधर हो, यानी कि इनमें से दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो पद्मा थी। और अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों यह जो है यह क्या है, एक एकांकी यानी कि नाटक है। यह एक एकांकी नाटक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर की अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है। तो दोस्तों अशोक का शस्त्र त्याग जो रचना है वह बंशीधर श्रीवास्तव की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 की पद्मा का संबंध है। तो पद्मा का संबंध किससे? कलिंग से है। और अगला है कलिंग युद्ध से। और अगला प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मुख्य पात्र जो है वो 4 हैं, मात्र 4 पात्र हैं। तो चलिए अगले
प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका कि पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? तो अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। किसका? अपने पिता का। अगला है कि अस्त्र हथियार है कैसा? घुमाकर चलाने वाला, फेंक कर चलाने वाला, आग लगाने वाला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह फेंक कर चलाने वाला है। ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया? तो दोस्तों युद्ध करना छोड़ दिया। उसके ललकारने पर भी उसने युद्ध नहीं किया। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला कि इस रिया तू न गई मेरे मन से इस पाठ से है। तो इसका पहला प्रश्न है कि इस रिया का संबंध होता है तो प्रतिद्वंदिता से होता है। किससे होता है? प्रतिद्वंदिता से। और अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो आकर के हमारे चारों ओर भनभनाया करती है। किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और अगला है कि किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? तो इस रिया को अनोखा वरदान कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि इस रिया कौन करता है? तो दोस्तों जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, या फिर जो सुख संतोष को अधूरा मानता है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये सभी जो लोग होते हैं ना, सभी सोच वाले, वो सभी जो है इसरियालु व्यक्ति होते हैं, है ना? और यही लोग इसरिया करते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है कि दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक डॉक्टर साहब है? तो वकील साहब है। और अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक कहानी आपने पढ़ी होगी दूसरी क्लास में। नहीं, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम लोग के समय में चलते थे दूसरी क्लास में, जिसमें कहते थे कि एक भिखारी जब उससे भीख मांगने के लिए आते हैं तो उसे 1 पैसे के बदले में 1 रुपए देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भिक्षा मत मांगना, और वह नहीं मांगता, यानी कि परिश्रम करता है। तो आप लोग का कर्तव्य भी परिश्रम करना है, यानी हमारा भी कर्तव्य परिश्रम करना है, सभी का कर्तव्य है परिश्रम करना। तो अगला प्रश्न, ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे डॉडट के लिए, किसके लिए? गुणों के लिए सजा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अ, अगला है दोस्तों आपका कि श्रेया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो दोस्तों श्रेया की बड़ी बेटी का नाम जो है वह निंदा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो दोस्तों 7 बजे जो आपका जो एक वीडियोस अपलोड होगा, उस वीडियोस को आपको जरूर देखना है। उसमें संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए हैं। और दोस्तों इस पूरे क्लास को कंप्लीटली देखिए, जिससे कि आपके सारे प्रश्न जो डॉट है वो सारे क्लियर हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। चिंता दौड़त समान है किसके? तो चिंता जो है देखिए यहाँ पर चिंता चिता यहाँ चिता है, यहाँ पॉइंट नहीं है। चिंता जो है चिता के समान होते हैं। क्या होते हैं? चिता के समान। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों फटाफट एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए, आखिरी बार है दोस्तों, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए एक बार। आप लोग हृदय से वीडियोस को लाइक कर दीजिए। देखते हैं कि आज के लाइव में कितने वीडियोस पर लाइक होते हैं, सबसे अधिक लाइव कितने आज होते हैं या फिर पहले हुए थे कभी। इस रिया का काम क्या है? तो दोस्तों इस रिया का काम जो है वह है जलाना। इस रिया का काम क्या है? जलाना। और अगला है दोस्तों आपका कि इस रिया का संबंध होता है, किससे होता है दोस्तों इस रिया का संबंध? तो इस रिया का संबंध होता है अपने प्रतिद्वंदियों से। दोस्तों थोड़ा सा आपको जो है ना ध्यान पूर्वक जो है ना अपने ऑप्शंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि धड़फड़ में जो है आंसर देना है। अपने ऑप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। ऑप्शंस को पढ़ करके देखना है कि ऑप्शंस जो है हमारे वो सही है भी या नहीं। तो दोस्तों अगला जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि इसलिए तू न गई मेरे मन से पाठ की विद्या है। यह पाठ की क्या है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है। तो दोस्तों यह क्या है? यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। 2018 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, खेमा विक्रमशिला और इसरिया तू न गई मेरे मन से। तो दोस्तों यही इसरिया तू न गई मेरे मन से, यही रामधारी सिंह दिनकर के
पार्ट है। तो दोस्तों आप लोग को आंसर की भी दिया जाएगा, तो आंसर की के लिए जो है आप लोग जो तैयार रहिएगा। और फर्स्ट सिटिंग वाले से फिर से निवेदन है कि आप लोग जो है एक एक प्रश्न के जो है कम से कम वीडियो फोटो खींच करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए, जहाँ से आप हम लेकर के आपके जो टिक लगाए गए हैं उसे नहीं बताया जाएगा, बल्कि टेक्स्ट के माध्यम से हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सारी जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे के टेक्स्ट में हम बदल लेंगे। यहाँ कह इसलिए तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है, 1900 पूछे गए प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल नेपाली और बंशीधर श्रीवास्तव और बेढब बनारसी। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है इसलिए तू न गई मेरे मन से इस पाठ के लेखक। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, देखते हैं कि आज कितना लाइक जा पाता है। अगला प्रश्न है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है क्या है, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, कवि। तो दोस्तों यह एक कवि है मुख्य रूप से जो है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जो कि कबीर के पद चैप्टर से बनते हैं। तो कबीर के पद चैप्टर के जो पहला प्रश्न है कि मोको का अर्थ क्या है। तो मोको अर्थ क्या है दोस्तों, उसका, इसका, तुम्हारा और मुझको। तो दोस्तों इसका मोको का अर्थ होता है मुझको, यानी कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, मुझको। अगला है कि दोस्तों कबीर कैसे संत है, सगुणवादी, निर्गुणवादी, दोनों और सभी ग्रह। तो दोस्तों यह निर्गुणवादी है। क्या है, निर्गुणवादी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वह कौन है, वह इसमें जायसी है। जायसी भी है। और जैसा कि हमने ऊपर अभी देखिए यहाँ पे अभी देखे थे कि कबीर जी, तो देखिए इसमें कबीर जी का चर्चा नहीं है, सिर्फ जायसी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि मोको शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है। तो मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया दोस्तों, साधु के लिए, विद्वानों के लिए और ईश्वर के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोको शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और मिलते हैं फिर आंसर की के साथ। इस लाइव क्लास को पूरे क्लियर करते हैं। इस लाइव क्लास से दोस्तों आपको बता दिए ना, इस लाइव क्लास से और रात वाली लाइव क्लास से 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं की आवश्यकता नहीं है। तो सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। अगला प्रश्न है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ की साहित्य की विद्या है। तो क्या है, यह एक पद है। यहाँ पे इसे देखिए, इसका आंसर यहाँ पे है, ये जो है यही आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका 6 नंबर कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, और दोनों सही और सभी गलत। तो दोस्तों देखिए अज्ञानता और मूर्खता दोनों के कारण जो है ना लोग सत्य की पहचान नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न आपका कि कबीर किस काल के कवि थे। तो दोस्तों कबीर जो थे वह भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, थोड़ा सा इसे बड़ा करके देखते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। प्रस्तुत पंक्ति उद्धट है, किस कविता से, या फिर दोहे से, बिहारी के दोहे से, कबीर के दोहे से, पीपल से, और झांसी की रानी से। तो दोस्तों कबीर के दोहे से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है कि कबीर दास किस धारा के कवि थे। सगुण धारा, निर्गुण धारा, रीति मुक्त धारा, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्गुण धारा के कवि थे। कबीर दास क्या थे, निर्गुण धारा के कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखते हैं कि आज कितने लाइक पर आप लोग ले जाते हो। कम से कम दोस्तों 100 लाइक प्लस तो होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है मानव सेवा, यज्ञ हवन, व्रत उपवास और मूर्ति पूजा। तो दोस्तों देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें देखिए मानव सेवा जो है कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति है। दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आज के हिंदी में आपको लाना है 98 प्लस मार्क्स लाना है, यानी कि 99 तक ला जाना है दोस्तों। 98 से 99 तक जाना है आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का रामबाण हमने आपको दे दिया है। इसे पूरा पढ़ लिए और रात वाले लाइव क्लास को देख लिए। जो नहीं देखे उसे जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों जो वीडियोस अपलोड होने वाले सब्जेक्टिव का उसे देख लीजिएगा। गद्यांश बता दिया गया है, पत्र बता दिया गया है, निबंध भी बता दिया गया है। तो सारे को सारे देख लेंगे तो आपका जो है ना 98 मार्क्स जरूर आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कि मैं कहता आखन की आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धत है। किससे, तो कबीर के पद से उद्धत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर चैप्टर से, विक्रमशिला से। तो पहला प्रश्न है कि विक्रमशिला पाठ की विद्या है क्या है, निबंध है, आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है। तो दोस्तों विक्रमशिला जो है वह क्या है, एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग को तैयार होकर के एग्जाम्स के लिए भी जाना होगा, तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, 2019 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। तो ऐसे ना प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 4,
6, 8, 10। तो दोस्तों विक्रमशिला में जो है 6 महाविद्यालय है। रात्रि में भी हम बताए थे इस प्रश्नों को, है ना। अगला है विक्रमशिला की स्थापना कब की गई थी। ये प्रश्न भी रात्रि में हुए थे दोस्तों, जब 300 प्रश्नों का जो है लाइव क्लास चला था। उस वीडियोस को अगर आप नहीं देखे तो लाइव वाला वीडियोस बन चुका है, तो उसे आप देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, क्योंकि आज आपको लाना है 90 प्लस मार्क्स, यानी कि 99 तक लाना है। तो विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 18वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 10वीं में, 20वीं में। तो दोस्तों 8वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर की विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? और सबौर में, अंतचक में, नागथर में और सुल्तानगंज में। तो दोस्तों यह अंतचक में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, भागलपुर जिला के अंतचक में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर की विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो दोस्तों यह एक बिहार राज्य में, आपको पता है बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, धर्मपाल ने और विक्रमादित्य ने। तो दोस्तों विक्रमशिला का जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर के विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम डॉट डॉट भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवगत। तो दोस्तों मेन भाषा जो थी वहाँ पे संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तंत्र विद्या संबंधित है भूत प्रेत से, भूतों से, प्रेतों से, तंत्रों मंत्र से और सभी सही। तो दोस्तों सभी सही, यानी कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र और प्रेत सब, मतलब ऑलरेडी जो है ये भूत प्रेत और तंत्र मंत्र सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि विक्रमशिला में नामगत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? भिक्षुक वर्ग में, भिक्षु वर्ग में, याचक वर्ग में और नृप वर्ग में। तो दोस्तों भिक्षुक वर्ग में रहना पड़ता था, यानी कि भिखारी बनकर के रहना पड़ता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? सिकंदर ने, बाबर ने, तुर्की आक्रमण लुटेरे ने, अंग्रेज ने। तो दोस्तों तुर्की आक्रमण लुटेरे जो थे उन्होंने इसका विनाश किया था। तो अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? लेखक, अनुवादक, स्वयं विक्रमशिला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वयं विक्रमशिला जो है ये सुना रहे हैं। अगला है कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? आर्यभट्ट ने, मिहिर भट्ट ने, अतीश दीपंकर ने और किसी ने नहीं। तो दोस्तों अतीश दीपंकर ने, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जो कि आपके जो है 13 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि डॉट डॉट विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों खगोल विद्या के क्षेत्र में जो आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? जिसमें ऑप्शन है सूर्यभद्र, हरिभद्र, आर्यभट्ट और धर्मपाल। तो दोस्तों ये जो है हरिभद्र जो है विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका 13 नंबर चैप्टर से दीदी की डायरी पाठ से है। तो कह रहा है कि रोजनामा का क्या अर्थ होता है? रोजनामा का क्या अर्थ होता है? डायरी, दैनिक कार्यक्रम, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप और सभी गलत। तो दोस्तों रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप होता है, रोजनामा का अर्थ होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर दो आपका कह रहा है कि किताबें पढ़ने का शौक है किसे? बालगुन भगत को, हामिद को, संजू को, कसारा को। तो दोस्तों संजू को, है ना। ये सभी तो नॉर्मल बातें हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ कि आगे वाले सामने की छींक है। किसने कहा? माँ ने, दादी माँ ने, पिताजी ने, नीलू ने। तो दोस्तों दादी माँ ने कहा था। अगला प्रश्न है कि संजू पिकनिक मनाने गई थी कब? 4 जनवरी को, 3 जनवरी को, 5 जनवरी को, 8 जनवरी को। तो दोस्तों ये गए थे 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक बार वीडियोस को सभी आदमी मिल करके लाइक कर दीजिए, और फिर आपको जो है इस लाइव क्लास को समाप्त करना है। अब समाप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। दीदी की डायरी पाठ की विद्या है, निबंध है, डायरी है, कहानी, आत्मकथा है। तो यहीं पर दिखाई, सॉरी देखिए, ओफ मिस्टेक, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यह क्या है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक डायरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि डॉट डॉट वर्षा की 6, 7, 8, 10।
तो कितने वर्ष की थी संजू थी? संजू जो थी वो 8 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? तो दोस्तों संजू जो पढ़ती थी वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। ऑप्शन नंबर सी है ना? अगला प्रश्न है आपका कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किनके बारे में बताया था? जापानी लड़की तोतो जान के बारे में, पठानी लड़की के बारे में, दोनों के बारे में, सभी गलत। तो दोस्तों उसने जापानी लड़की तोतो जान के बारे में बताए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका 9 नंबर कह रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? 18 में पूछे गए प्रश्न है। इसमें महात्मा गांधी से, टैगोर से, प्रधानाध्यापक से, पिताजी से। तो दोस्तों महात्मा गांधी से सीखे। महात्मा गांधी के पुस्तक के नाम क्या थे? सत्य के प्रयोग पुस्तक। अगला प्रश्न ही आ गया कि सत्य के प्रयोग पुस्तक की कृति किनकी है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 11 नंबर। तो अगले 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संजू डायरी लिखने की किससे बताई? बड़ी बहन से, माँ से, दादी से, नानी से। तो दोस्तों दादी से, सॉरी दादी नहीं दीदी होगा यहाँ पर, दीदी से बताई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध करते हैं, समझिए कि जो सेकंड वीडियोस अपलोड होने वाला है उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न का चक्कर भी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगला प्रश्न है आपका कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की। तो दोस्तों नीलू की शादी जो है बचपन में कर दी गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है जो कि पीपल चैप्टर से बनते हैं। पीपल पार्ट के पहला प्रश्न है कि पीपल हिंदी साहित्य की किस काल की कविता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद काल। तो दोस्तों यह छायावाद की कविता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य की वर्णना की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? गोल, लंबा, त्रिकोण, पतला। तो दोस्तों गोल है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और अगला है पीपल पाठ की विद्या है। 18 में पूछे गए प्रश्न ये भी है, तो यह एक कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ये 18 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, और जो जो पूछे गए प्रश्न उन सभी को हमने इंडिकेट कर दिया है। देखिए ये जो है प्रश्न गोपाल सिंह नेपाली की कविता कौन सी है? 18 में भी पूछे थे और 19 में भी पूछे हैं, दोनों साल पूछे हैं। तो दोस्तों यह पीपल है। और अगला प्रश्न है कि कौन पक्षी रात को रो रो करके बिताते हैं? तो चकोर पक्षी जो है रात को रो रो करके बिताते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर कि बुलबुल किस ऋतु में गाते हैं? वसंत में, गर्मी में, शरद में, वर्षा में। तो दोस्तों बुलबुल जो है वो वर्षा ऋतु में गाते हैं, जब रिमझिम फुहारे जो बरसने लगते हैं तब गाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं? चिड़िया का करवल, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा और उक्त में से सभी। तो दोस्तों सभी जो है मिलकर के जंगल की शोभा को बढ़ाते हैं। और अगला प्रश्न है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए क्या है? उपयोगी, अति उपयोगी, अनुपयोगी, सभी सही। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? अति उपयोगी है, मानव सभ्यता के लिए अति उपयोगी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि भारतीय संस्कृति में पीपल का वृक्ष का स्थान कैसा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यह पूजनीय इसका स्थान है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि नर्सरी के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल 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 छल छल। यह पंक्ति किस के द्वारा रचित है? गोपाल सिंह नेपाली की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरोत्तम दास की और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली की है, क्योंकि यह पीपल पाठ से है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जो कि दीनबंधु निराला पाठ से है। उसका पहला प्रश्न है आपका कि कंचन और यामिनी कभी डॉट के भीतर झांकने पाई? निराला जी, प्रेमचंद जी, शिवपूजन सहाय जी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह निराला जी की बात कर रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर दीनबंधु निराला भी इसे कह सकते हैं। आगे है दीनबंधु निराला किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? मुक्ति बोध के साथ, जयशंकर प्रसाद के साथ, निराला जी के साथ या फिर सुमित्रानंद के साथ? तो दीनबंधु जो है वो निराला के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी
सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दीन दुखियों के, अमीरों के, गरीबों के और कथावाचकों के। तो दोस्तों यह दीन दुखियों के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? तो दीन दुखियों की सेवा में वो लगे रहते थे, इसलिए वह जो है निराला दीनबंधु कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और सेकंड वाले फिर से करें जो 7 बजे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स 9 बजे से होंगे, तो 7 बजे वाले वीडियोस को देख लेना है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न कराए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका टेंशन मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला जी का चरित्र कैसा था? उदात, दीनबंधु, दोनों और सभी गलत। तो दोस्तों ये उदात भी थे और दीनबंधु भी थे। ये हमेशा लोगों की सेवा में ही लगे रहते थे। दोस्तों पत्र वाले वीडियोस को देखे हैं, नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि पत्र जो है आपके 2 तरह से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों तरह के पत्र उसमें समझाए गए हैं। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर की दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है, 19 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर की दीनबंधु निराला पाठ के लेखक हैं, 18 में पूछे गए ये भी प्रश्न है। प्रेमचंद जी, शिवपूजन सहाय, अरुण कमल और बंशीधर श्रीवास्तव। तो दोस्तों आचार्य शिवपूजन सहाय जी इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, देखते हैं आज आप लोग कितने लाइक तक ले जाते हैं, क्योंकि आखिरी लाइव क्लास आज है। तो कहते हैं विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे? दरिद्र नारायण के भोजन का, जूते की देखभाल का, उद्घोषण का और कार्यकर्ताओं के देखभाल का। तो दोस्तों दरिद्र नारायण भोजन का कार्य ये निभाते थे, जिम्मेदारी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बंगाली समाज के लोग निराला जी से किनकी रचना गवा करके सुनना पसंद करते थे? तुलसीदास की, रविन्द्रनाथ की, बंकिम चंद्र चटर्जी की और व्योमेश बनर्जी की। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ जी की जो है ना ये रचना गवा करके सुनते थे। अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर, कह रहा है कि जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए, किसके बारे में कहा गया है? बेनीपुरी के बारे में, इनमें से कोई नहीं, और निराला जी के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में। तो दोस्तों निराला जी के बारे में ये बातें कहे गए हैं। अगला है बेरुल मठ कहाँ है? पटना में, चेन्नई में, कलकत्ता में, त्रिपुरा में। तो दोस्तों बेरुल मठ जो है वह कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि खेमा खेमा पाठ से है कि खेमा होटल में क्या करता था? तो ग्राहक को चाय देता था, कप धोता था, टेबल साफ करता था, उपयुक्त में से सभी कार्य करता था। तो बिल्कुल दोस्तों ये सभी कार्य करते थे। तो दोस्तों एक बार अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो अभी जो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं उसको भी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, डायरेक्ट आप देख सकें, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है ना संपूर्ण जितने भी आपके प्रश्न है ना सब्जेक्टिव, सारे के सारे प्रश्न आपके एक ही वीडियोस में बता दिए गए, और वो वीडियोस आपको जो है 7 बजे अपलोड हो जाएगा, वो शेड्यूल में हो चुका है। अगला कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी, है ना, बहुत गरीबी थे उनके पास। अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि कसारा के ने खेमा को किस लिए फटकारा था? चप्पल की मांग करने पर, चाय की गिराने पर, न देने पर और चीनी कम डालने पर। तो दोस्तों चप्पल की मांग करने पर उसके फटकार मिले थे कि यही चप्पल सर पे रख दूंगा। अगला है कि खेमा पाठ की कौन सी विद्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कहानी, जीवनी, निबंध और कविता। तो दोस्तों यह क्या है? यह एक कहानी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है खेमा मात्र कितने वर्ष का बाल श्रमिक था? 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9 और 10 से 12। तो दोस्तों 8 से 9 वर्ष का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका कि खेमा पर किसे दया आई? एक शिक्षक को, धन्ना सेठ को, कसारा को, एक साधु को। तो दोस्तों एक शिक्षक को उस पर दया आ गई, जो लेखक थे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न आपका 7 नंबर 7 नंबर जो कि 18 में पूछा गया प्रश्न है कि मुक्ताकाशी होटल छोड़ कर के खेमा कहाँ चले गए? अपने गाँव, एक शिक्षक के साथ, बड़े शहर और कहीं नहीं। तो दोस्तों देखिए कि जैसा कि आपने देखा ऊपर शिक्षक की चर्चा हुई है, एक शिक्षक ने उसे यानी कि लेखक ने लेकर के उसे अपने घर की ओर चल दिया, यानी कि लेखक उसे अपने घर ले गए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? मजदूर पर, मजदूरी पर, बाल मजदूरी पर और सभी गलत। तो दोस्तों बाल मजदूरी पर जो है यह करारा प्रहार करती है कि बाल मजदूरी जो है वह गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि खेमा कहाँ काम करता था?
खेत में, रसोई घर में, कालीनी उद्योग में और कसारा के होटल पर। तो दोस्तों यह कसारा के होटल पर काम करता था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन थे? 18 में पूछे गए प्रश्न है ये भी। तो मुक्ता काशी होटल के मालिक कौन थे दोस्तों? मुक्ता काशी होटल के मालिक कसारा थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्नों को क्लियर करना है दोस्तों, जितने भी चैप्टर्स के प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आज क्लियर कर देना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर की, होटल का मालिक कौन था? सॉरी कैसा था? कठोर, क्रूर, निर्दयी और सभी सही। तो दोस्तों उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि कठोर भी थे, क्रूर भी थे और निर्दयी भी थे, उसे दया नहीं आती थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किया गया है। तो ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि खेमा पाठ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? तो कसारा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है क्या? बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी और विधवा विवाह। तो दोस्तों बाल मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 17 नंबर प्रश्न है। कह रहा चैप्टर का है, खुशबू रचते हाथ का है। कहते उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ क्या होता है? बच्चे लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बूढ़े लोग होते हैं। उभरे नसों वाले जो होते हैं वह बूढ़े लोग होते हैं। अगला प्रश्न आपका कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ होता है? तो नन्हे बच्चे के कोमल हाथ, नन्हे बच्चे के कोमल हाथ। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप कह रहे हैं कि सर 7 बजे क्लास कराइएगा, तो तैयारी कब होगी होने जाएंगे? देखिए दोस्तों 7 बजे क्लास नहीं कराएंगे। 7 बजे आपका एक वीडियोस अपलोड होगा, जिसमें जो है ना आप बैठ करके कहीं पर भी उसे देख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, है ना। वीडियो नहीं आपको जो बताने लाइव नहीं कराएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रहने को विवश है? सुलभ में, दुर्गम में, दयनीय में और अच्छी में। तो दोस्तों दयनीय में रहने को विवश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियोस दोस्तों अपलोड होने वाला है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। अभी अब कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा वो वीडियो, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा बस। उसमें संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों 2 नंबरी 5 नंबरी सभी के सभी है। तो या खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ की जो मुख्य विशेषता है वह श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करता है, यानी मेहनत की जो है ना अम, को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका जो है 5 नंबर कह रहा है कि सफलता की जननी कौन है? सफलता की जननी साहस, सोच, श्रम और निराशा। तो दोस्तों श्रम है। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका कि हर काम की सफलता का राज क्या होता है? श्रम होता है, मेहनत होता है। जब तक मेहनत नहीं तभी किसी काम में सफलता नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि 18 में पूछे गए प्रश्न है कि खुशबू रचते हाथ पाठ की विद्या है क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, डायरी है। तो दोस्तों यह एक कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुशबू रचते हाथ के कवि कौन है? शंकर सलेन, बिहारी, अरुण कमल और खुशबू रचते हाथ। तो दोस्तों खुशबू रचते हाथ के लेखक कौन है? अरुण कमल जी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों 9 नंबर की अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है? पीपल, तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ और खुशबू रचते हाथ। तो दोस्तों खुशबू रचते हाथ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला है खुशबू रचते हाथ क्या बनाते हैं? तो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों चैप्टर समाप्ति होने वाले हैं। अगला है खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? तो दोस्तों समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग बनाते हैं, जिसको कोई काम नहीं है वही लोग बनाते हैं। अगला है जो हौसले की उड़ान चैप्टर से दोस्तों इसका पहला प्रश्न आपका है कि जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखाती थी? कराटे, योग, सिलाई, पेंटिंग। तो दोस्तों वह कराटे सिखाती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कदम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती थी? 2019 से पूछे गए प्रश्न है, तो वह डॉक्टर बनना चाहती थी। हम जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और सभी से अनुरोध है कि सब्जेक्टिव प्रश्न का जो वीडियोस अपलोड होने वाला है वह जो है आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न उसी में से आएंगे। अगला है कि गुड़िया कहाँ
की रहने वाली थी? नोखा प्रखंड की, बक्सर की, कैमूर की और किशनगंज की। तो देखो नोखा प्रखंड की रहने वाली थी। अगला है आपका कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया था? तो दोस्तों अध्ययन विरोधी जो थे उन्हें कदम ने धूल चटा दिया था, यानी कि जो पढ़ाई के विरोध थे उसे धूल चटा दिया था कदम ने। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि हौसले की उड़ान पात की विद्या है। कहानी है, निबंध है, एकांकी है, भाषण है? तो दोस्तों यह एक निबंध है। अगला है कि गुड़िया किस जिले की रहने वाली थी? भोजपुर की, सासाराम की, रोहतास की, आरा की? तो गुड़िया जो है वह रोहतास की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कह रहा है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? जैनब आबदीन, जैनब खान, कहकशा रिजवी और जुबैदा बेगम? तो दोस्तों जैनब खान जो है मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती है। अगला प्रश्न आपका कि सोनी किसकी बेटी है? तो विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कि सोनी के पिता हैं तो विष्णु शंकर तिवारी जी हैं। और अगला है कदम किस जिले की रहने वाली थी? 2019 में पूछे गए प्रश्न है। भागलपुर के, मुंगेर के, बेगूसराय के, सहरसा के? तो दोस्तों मुंगेर के रहने वाली थी कदम। कदम जो है मुंगेर की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कि जैनब खान की किस जिले की थी? मुजफ्फरपुर की, शिवहर की, सीतामढ़ी की, मोतिहारी की? तो दोस्तों जैनब खान जो थी वो शिवहर की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बिहार की बेटियां सुरक्षित है और सुरक्षित है, आ, असाधारण प्रतिभा की धनी है और डरपोक और कायर है? तो दोस्तों असाधारण प्रतिभा की धनी है ना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि बिहार की बेटी की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। किसमें किया गया है? करमवीर में, विक्रमशिला में, खेमा में, हौसले की उड़ान में? तो दोस्तों हौसले की उड़ान पाठ में की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि जैन नायक कर्पूरी ठाकुर चैप्टर से है। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डूडो लोग में प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो कब हुआ था आम चुनाव? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने का क्या था दोस्तों? और क्या बजाने का शौक था? तो डफली बजाने का शौक था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर की 1952 में कर्पूरी ठाकुर जी किस पार्टी से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी से बने थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर कि सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे वो? तो 1970 ईस्वी में बने थे कर्पूरी ठाकुर जी सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री। अगला है कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु 17 अगस्त 1987 ईस्वी को हुए थे। सॉरी 12 अगस्त 1987 को। अगला प्रश्न आपका कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीब, गरीब के मसीहा, अमीर और अरबपति? तो दोस्तों गरीब के मसीहा थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला कि अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी को अगस्त क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है 8 नंबर कि सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कौन? तो कर्पूरी ठाकुर जी बने थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? तो राम दुलारी देवी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है 10 नंबर कि कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य कब बने थे? तो दोस्तों ये बने थे 1942 ईस्वी में। अगला है कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को यह जेल गए थे जब आजाद दस्ता में जुड़े थे तब। अगला प्रश्न आपका है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विद्या है। क्या है यह एक जीवनी है। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका हुआ था 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला जो प्रश्न आपका क्या है कि गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? तो कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है वो हमारे बिहार राज्य में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है 16 नंबर जो कि 19 में पूछे गए प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो दोस्तों 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न भी 2019 में पूछे गए प्रश्न थे कि कर्पूरी
ठाकुर ने आईए की परीक्षा कब पास की, यानी कि इंटर की परीक्षा कब पास की, तो 1942 ईस्वी में पास किए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर की कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किए कब, तो 1942 ईस्वी में जब आईए की परीक्षा पास किए तो वो कॉलेज को त्याग कर दिए थे। उसका 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डॉट डॉट से कर्पूरी ठाकुर विजय हुए थे, तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से यह विजय हुए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो दोस्तों जो कि झांसी की रानी चैप्टर से है, कह रहा है कि झांसी की रानी सॉरी लक्ष्मीबाई का कहाँ की रानी रानी थी, तो वह झांसी की रानी थी, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहा गया है। अगला है कि कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी, तो दोस्तों लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है कि मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी, तो दोस्तों उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। 23 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपका है 4 नंबर की झांसी की रानी पाठ की विद्या है, तो जीवन वृत्त कविता है, जीवनी वृत्त भी कह सकते हैं, जीवन वृत्त। अगला है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी किससे, औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से, तो दोस्तों अंग्रेज से लड़े थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 6 नंबर कह रहा है कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति है किसकी, तो दोस्तों झांसी की रानी की है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो 7 नंबर है, कहते हैं कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी काव्य पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, है ना। और देखिए इसमें रात में भी यह प्रश्न था जिसमें क्या रहा, भारत का इतिहास प्राचीन है और भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से तो आंसर रात में हम बताए थे कि देखिए ये वाला आंसर दिए थे और ये भी आंसर होता है, लेकिन ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। यानी ये इसमें ऐसे एक तरह से देखा जाए तो चारों के चारों आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आपका ऑप्शन नंबर डी अभी देना है, क्योंकि इसके हिसाब से। और नहीं तो भारत का इतिहास प्राचीन है, ये भी आप दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं देंगे घुमा फिरा करके, सिंपल ऑप्शंस देंगे। अगला है कि लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है, तो दुर्गा का अवतार माना गया है, दुर्गा का अवतार माना गया। अगला है कि झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई डॉट डॉट कहाँ के लिए गए थे, तो कालपी युद्ध के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर की कान्हा कौन थी, तो लक्ष्मीबाई की सहेली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर की झांसी की रानी किनकी कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो दोस्तों 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है जो कि चिकित्सा के चक्कर पाठ से है कि रसगुल्ले छायावादी कविता की भांति डॉट डॉट नहीं थे, क्या नहीं थे, सूक्ष्म नहीं थे। और अगला है किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है, तो लेखक की पत्नी ने कहा था, यानी कि नरोत्तम दास की पत्नी ने कहा था, नरोत्तम दास कौन है, सॉरी, बेढ़ा बनारसी की पत्नी ने कहा था। अगला है लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहते थे, तो बेहतर चिकित्सा हेतु लखनऊ जाना चाहते थे। अगला है डॉट डॉट चिकित्सा में अंग्रेजी दवा सुई आदि दिया जाता है, तो अंग्रेजी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी औषधि दी जाती है, तो दोस्तों आयुर्वेदिक में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत थी, तो दोस्तों शाम में ही भोजन लेने की आदत थी। अगला है चिकित्सा का चक्कर पाठ की विद्या है, तो दोस्तों यह हास्य व्यंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है, तो बेढब बनारसी है। और अगला जो प्रश्न है आपका कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक डॉट डॉट विरोधाभास को सफलतापूर्वक उभारा है, तो किसको, चिकित्सा पद्धतियों को, यानी कि चिकित्सा के जो प्रकार हैं उन सभी को उभारा है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों जो कि सुदामा चरित पाठ से बने हुए हैं। कह रहे हैं कि सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, अमीर, गरीब, अति दीन, और सभी गलत। तो दोस्तों अति दीन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े थे, तो संदीपिनी मुनि के पास पढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर कह रहा है कि सुदामा रचित पाठ की कविता तो ये एक कविता है, सुदामा क्या है, पाठ की एक कविता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है कि सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, तो नरोत्तम दास हैं। और अगला है सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे, तो द्वारिका गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 6 नंबर कि सुदामा का पैर किसने धोया, तो श्री कृष्ण जी ने धोए थे। और अगला है सुदामा की पत्नी में कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजा था, तो तांडुल भेजे थे, यानी कि जो है ना क्या कहते हैं वो भूंगा हुआ जो चावल होता है वही भेजे थे। अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि सुदामा थे
कृष्ण के बाल सखा थे। क्या थे? कृष्ण के बाल सखा। अगला है, सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए थे? तो श्री कृष्ण यानी कि अपने मित्र से बाल सखा से मिलने के लिए द्वारिका गए थे। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है 10 नंबर, जो कि आखिरी प्रश्न है, कि किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश कर दिया था? तो दोस्तों किसने किया था? उसकी पत्नी ने किया था। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे चैप्टर्स के प्रश्न, और रात वाले जो हुए हैं उसमें 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि देखिए जो फर्स्ट सिटिंग में है वो भी अभी बहुत आपके पास टाइम है, और जो सेकंड सिटिंग में है उसके पास तो अभी बहुत सारे टाइम है। तो दोस्तों उस वीडियोस को देख लीजिए जो नहीं देखे हैं, लाइव क्लास वाले जो रात में हुए थे, और दोस्तों जो अभी अब वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सब्जेक्टिव का, उसे पूरा देख लीजिए, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। निबंध वाले देख लीजिए, पत्र वाले देख लीजिएगा, संक्षेपण देखना होगा तो वो भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोस में इस तरह के टॉपिक के साथ, आपके आंसर की के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।